हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। The famous पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। पशुपतिनाथ टेम्पल का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है एंड वेरी ब्यूटीफुल, वंस यू शुड विजिट इन योर लाइफ टाइम। ये किस कंट्री में लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। तो करेक्ट आंसर इज नेपाल। Whose autobiography is Wings of Fire and Autobiography? Wings of Fire and Autobiography जो है, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। विंग्स ऑफ फायर आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। Which of the following Carnatic musicians was the first to receive भारत रत्न? भारत रत्न रिसीव करने वाली फर्स्ट कर्नाटिक म्यूजिशियन ऑफ इंडिया वाज MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी किस म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड है, या तो फिर किस आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? देन कर्नाटिक म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। आप लोग याद रखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो करेक्ट आंसर इज मदुराई चन्मुखविड्डू सुब्बुलक्ष्मी। Which of the following is the highest navigable lake in the world? Highest navigable lake जो है वो है टिटिकाका लेक। तो करेक्ट आंसर इज टिटिकाका लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ साउथ अमेरिका। Which of the following oceans is surrounded by the continent of North America and South America to the east? North America and South America किस following options में से किस ओशन के ईस्टर्न पार्ट में है? ये पकड़ लीजिए, आपका ओशन है एंड उसके ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ये कौन से ओशन के साइड में है? देन पैसिफिक ओशन के। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मैप में देखिए, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है एशिया एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया, एंड उसी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में है साउथ अमेरिका। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं एंड इंपॉर्टेंट है मैप से, जियोग्राफी से। आप लोग याद रखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव हेल्ड? देखिए, खेल महोत्सव बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनजातीय दैट इज ट्राइबल पीपल का खेल महोत्सव फर्स्ट टाइम के लिए कब हुआ? देन ये फर्स्ट टाइम के लिए इन द ईयर 2023 में हुआ। एंड किसने होस्ट किया था? देन ओडिशा वाज द होस्ट स्टेट। भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। कौन से मिनिस्ट्री ने ये होस्ट किया था खेल महोत्सव? देन आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैं ब्रॉड कर देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर आता है स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, एंड ओडिशा गवर्नमेंट के अंडर आता है। इन दोनों ने मिलके अलॉन्ग विथ कोलैबोरेशन ऑफ कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में फर्स्ट टाइम के लिए 2023 में जनजातीय खेल महोत्सव होस्ट किया था। एंड विनर कौन रहा इस जनजातीय खेल महोत्सव का? देन वो भी ओडिशा रहा। ओडिशा में ही खेल हुआ एंड ओडिशा ही जीत लिया ट्रॉफी। दैट इज फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। विनर भी आपको पूछ सकता है ओडिशा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 2023। The 11th fundamental duty provides opportunities for education for the dash age group। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके कई सारे फेसेस रहे हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ सरदार सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे, एंड इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1976 में, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सरदार सिंह कमेटी ने 8 रेकमेंड किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन और 2 ऐड करके इंदिरा गांधी जी ने ड्यूरिंग हर प्राइम मिनिस्टरशिप 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए। उसके बाद थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, जिसके अंडर या फिर जिसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप 6 to 14 कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना उनको हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड यही फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 21A जो है, यही आपका फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो इंक्लूड हुआ उसी के अकॉर्डिंग है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 को फंडामेंटल राइट है हमारा एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 6, एज ग्रुप 6 to 14।
As per census of 2011, which union territory recorded lowest population growth rate? Lowest population growth rate जो है following options में से correct answer है ये है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप has the lowest population growth rate as per census of 2011 and highest growth rate अगर हम पूछे then highest growth rate है पौंडीचेरी में. तो correct answer इस क्वेश्चन का है लक्षद्वीप. In which year were the Arms Act and Vernacular Press Act passed? Vernacular Press Act and Arms Act जो है 1878 में पास किया था. किसने पास किया था? Then लॉर्ड मेयो ने पास किया था. एंड 1882 में इन दोनों एक वर्निकुलर प्रेस एक्ट जिसके अकॉर्डिंग आप लोकल लैंग्वेज में कोई भी पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, उसको रिपील कर दिया था लॉर्ड रिपन ने. लॉर्ड रिपन को हमारा इंडिया का सेवियर भी माना जाता है. ड्यूरिंग हिज टाइम ही वाज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ऐसा उनको टाइटल दिया गया. इन्होंने रिपील किया था एंड इंट्रोड्यूस किसने किया था? देन लॉर्ड मेयो ने इन द ईयर 1878 एंड इसी ईयर आर्म्स एक्ट भी पास हुआ था, इंडियन आर्म्स एक्ट. तो करेक्ट आंसर इज 1878. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस जो है वन हॉर्न राइनो के लिए. पूरे वर्ल्ड में वन हॉर्न राइनो कहाँ पे पाया जाता है या तो फिर किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? देन इट इज़ ओनली फाउंड इन आसाम्स काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडियाज आसाम. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आसाम. Whose autobiography is Ace Against Odds? Ace Against Odds जो है ये ऑटोबायोग्राफी आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, सानिया मिर्ज़ा का है. एंड इनसे एक और क्वेश्चन जो है ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? देन ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सानिया मिर्ज़ा. By what name are the flat membrane enclosed sacs present in Golgi apparatus known? Golgi apparatus में जो फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स है जिनको एनक्लोज कर रखा है उस फ्लैट मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? देन इट इज़ नोन एज सिस्टर्नी. एंड एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्गी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था? देन कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी एपरेटस. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिस्टर्नी. चपचरकूट इज अ फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेट ऑफ. चपचरकूट किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? देन इट इज सेलिब्रेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मिजोरम. मिजोरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है चपचरकूट. एंड आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फेस्टिवल को याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. एंड एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड का है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हॉर्नबिल. हॉर्नबिल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा जाता है. देन इट इज़ इन द सेलिब्रेट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड. दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है 1 से लेकर 10 तक, हॉर्नबिल बर्ड को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. एंड मिजोरम का जो फेस्टिवल है वो है चपचरकूट फेस्टिवल. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? देन इट इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ मार्च आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ जंगल. देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम सबको पता है झूम कल्टिवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉलो किया जाता है बिकॉज ऑफ द हिली रीजन. एंड उसी में जब जंगल्स को क्लियर किया जाता है उसके बाद जो बर्न किया जाता है उसके बाद ये फेस्टिवल चपचरकूट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च इन द स्टेट ऑफ मिजोरम. एंड झारखंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है झुमुर. ये सब आप लोग याद रखिए. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिजोरम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द 2024 स्क्वैश चैम्पियनशिप हेल्ड? वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप जो है ये 2024 में सेलिब्रेट किया गया, हेल्ड किया गया इन द स्टेट ऑफ कैरो ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट कैरो में ये वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप हेल्ड हुआ. एंड इसके जो विनर्स है ये मेल एंड ये फीमेल, इन दोनों का नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैरो इजिप्ट. The Rathwas who dwell in the state of Dash perform the Rathwa dance on the occasion of Holi. Rathwa dance किस स्टेट का एक फोक डांस है? होली के टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ये ट्राइब भी है, किस स्टेट का है? देन करेक्ट आंसर इज गुजरात का एक ट्राइब है, बहुत ही फेमस ट्राइब राथवा, जो राथवा डांस करता है. राथवा डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट पूछने से करेक्ट आंसर विल बी गुजरात. Which article of the Constitution of India provides for a governor of each state? Governor of each state के लिए जो गवर्नर्स के लिए आर्टिकल है वो है आर्टिकल 153. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 देयर मस्ट बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट. गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है? देन प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है. एंड गवर्नर के पास, जो प्रेसिडेंट के पास इंडिया के अकॉर्डिंग पावर्स होते हैं, वैसे ही स्टेट के टर्म्स में गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के इक्वल में पावर होते हैं. एंड हम लोग कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं गवर्नर्स के, जो हाल ही में किया गया है. इन सब से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है. ये देखिए करंटली तेलंगाना के गवर्नर कौन है? देन जिष्णुदेव वर्मा. सिक्किम के गवर्नर ओपी माथुर.
मेघालय के गवर्नर CH विजय शंकर, आसाम एज वेल एज मणिपुर के गवर्नर जो है, दोनों के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एंड उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के गवर्नर जो है नए इलेक्ट हुए हैं CP राधाकृष्णन, एंड जो झारखंड के गवर्नर है उनका नेम है संतोष गांगवार। रमेन डेका इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, एंड हरिबाबू कृष्ण राव बागडे जो है राजस्थान के न्यूली गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। बाकी सभी स्टेट्स का गवर्नर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है, एंड ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 153। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट देन शी वॉज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी इज एनी बेसेंट। बट अगर वहीं पे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछे देन शी विल बी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देन सरोजिनी नायडू, एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देन एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट। Which of the following methods is used to calculate national income by summing up total spending on final goods and services in an economy? देखिए total spending को हम लोग क्या बोलते हैं? spending का मतलब होता है expenditure। तो expenditure method है जिसमें टोटल स्पेंडिंग का सम करने के बाद हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है C+I+G+ X - M, जिसमें C का मतलब है जो हम लोग कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं, I का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो होता है I, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एंड M का मतलब होता है इंपोर्ट। यह है फॉर्मूला, आप लोग याद रखें। नेशनल इनकम का फॉर्मूला देके भी आपको पूछ सकता है ये फॉर्मूला किसका है, GDP का है, नेशनल इनकम का है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का है, या किसका है? देन करेक्ट आंसर विल बी नेशनल इनकम। अजमेर शरीफ क्या है? ये एक श्राइन है। किसका है? देन ये सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सेंट, ये सेंट जो है सूफी सेंट, इनका श्राइन है अजमेर शरीफ। ये देखिए आप पिक्चर में, बहुत ही फेमस सेंट है, आप लोग इनका श्राइन याद रखिए अजमेर शरीफ। तो करेक्ट आंसर इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। The word Kathak is derived from which of the following words? कथक क्या है? कथक इज वन ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस। यूजुअली उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना रहे, देन नॉर्थ इंडिया में किया जाने वाला फेमस क्लासिकल डांस है कथक। कथक का मीनिंग क्या है? देन कथक इज द मीनिंग ऑफ नरेशन ऑफ अ स्टोरी। कथक मतलब स्टोरी बताना, कथा, एक कथा को बोलना, दैट इज स्टोरी को नरेट करना इज कथक। तो करेक्ट आंसर इज स्टोरी। Which of the following autobiographies was written by Dr. APJ अब्दुल कलाम? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड इसी में से एक और इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी जो है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑटोबायोग्राफी है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विंग्स ऑफ फायर। Which Indian musician got the prestigious Academy Award? फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस इंडियन म्यूजिशियन को एकेडमी अवार्ड्स मिला था? एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट मोर देन वन एकेडमी अवार्ड्स। इन एकेडमी अवार्ड्स का मतलब क्या है? ऑस्कर। ऑस्कर किसे मिला है? फॉलोइंग ऑप्शंस में से AR रहमान इज द ओनली इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस जिनको ऑस्कर मिला है, दैट इज एकेडमी अवार्ड्स, एंड एक बार से ज़्यादा मिला है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है AR रहमान। एंड इसी के साथ साथ फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको एकेडमी अवार्ड्स दैट इज ऑस्कर मिला था? देन हमारे सितार प्लेयर, फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर जी है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड्स। ये भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है AR रहमान। Which antibiotic is considered as the first miracle drug used to treat throat infections, meningitis, syphilis and other bacterial infection? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो ठीक करने के लिए दवाई के साथ हम एंटीबायोटिक लेते हैं, इस एंटीबायोटिक कौन सा हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था? देन फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये पेनिसिलिन का केमिकल फॉर्मूला है C16H18N2O4S। ये आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में पूछता है पेनिसिलिन का केमिकल नेम, एंड पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट मिरेकल ड्रग या तो फिर फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड विच वाज यूज्ड टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस, मेनिंगिटिस, साइफिलिस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आपका होमवर्क है पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेनिसिलिन।
Which of the following is the fundamental law of any country which sets out the framework and the principal functions of the various organs of the government? जो law बनाता है country का, या तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री विच सेट्स फ्रेमवर्क, लॉ बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है टू फॉर वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे जो ऑर्गेन्स है, डिफरेंट ऑर्गेन्स, वो लोग कैसे काम करेंगे कैसे नहीं, वो फ्रेमवर्क या तो फिर लॉ कौन बनाता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज द सिंगर ऑफ द फेमस सॉन्ग मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती? ये किस मूवी का सॉन्ग है ये भी पूछा जाता है। देन उपकार मूवी का सॉन्ग है, कब रिलीज हुआ था, 1967 में। ये सॉन्ग बहुत ही फेमस है, किसने गाया था या तो फिर कौन है सिंगर इस सॉन्ग का? देन महेंद्र कपूर वॉज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग मेरे देश की धरती सोना उगले। एंड ये किस मूवी का है? उपकार मूवी का, इन द ईयर 1967। करेक्ट आंसर महेंद्र कपूर। Which physicist's experiment during a lecture in 1820 showed the connection between electricity and magnetism? Electricity and magnetism का connection किसने discover किया था for the first time? Then it was discovered in 1820 and किसने discover किया था? Then Hans Christian Ørsted ने discover किया था in 1820 the connection between electricity and magnetism. तो correct answer is Hans Christian Ørsted. In the performance of dash dance, one side rasa dances are performed by women, on the other side instruments such as pungcholam, that is the drum, करताला सिम्बल्स आर प्लेड बाय द मैन। तो ये कौन सा डांस है जिसमें वुमेन्स रसा डांस परफॉर्म करती है एंड अपोजिट साइड में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किया जाता है, पुंगचलम, सिम्बल, दैट इज करताला। ये है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देन पुंगचलम, व्हाट इज पुंगचलम? पुंगचलम इज अ ड्रम। करताला, व्हाट इज करताला? इट इज सिम्बल। वुमेन कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? देन रासा डांस। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। क्वेश्चंस को जब डिफिकल्ट बनाना होता है स्टैटिक पोर्शन में, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुरी डांस। Who among the following was the founder of the खुदाई खिदमत गार्ड्स? खुदाई खिदमत गार्ड्स क्या था? खुदाई खिदमत गार्ड्स एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अमॉन्ग द पठान्स। पठान्स कहाँ पे रहते हैं? यूजुअली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज अराउंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस साइड में पठान्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस खुदाई खिदमत गार्ड्स एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो पठान्स के द्वारा किया गया था इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये किसने लीड किया था? देन इट वॉज फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफर खान। तो करेक्ट आंसर इज खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमत गार्ड्स जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है वो लीड किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफर खान। In which year was Vernacular Press Act passed? Vernacular Press Act कब पास किया गया था? It was passed in the year 1878 by Lord Mayo and इसको रिपील किसने किया था? Then Lord Ripon ने रिपील किया था in the year 1882, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा जाता है अमॉन्ग द ब्रिटिश लॉर्ड्स और वाइसरॉयज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1878। Which state of India is associated with the famous thunderstorms काल बैशाखी? काल बैशाखी क्या है? काल बैशाखी एक थंडरस्टॉर्म है। ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर थंडरस्टॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं उनको कहा जाता है काल बैशाखी। एंड हम अपने प्री मॉन्सूनल जो थंडरस्टॉर्म्स या तो फिर स्टॉर्म्स है उनको डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मॉनसून के सीजन में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सब में आता है, उसको कहा जाता है लू। वही जो शावर्स होते हैं जो आसाम में आते हैं उनको टी शावर बोला जाता है या तो फिर बॉर्दोय सिला। बॉर्दोय सिला क्या है? देन थंडरस्टॉर्म्स इन आसाम ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड। काल बैशाखी जो थंडरस्टॉर्म्स वेस्ट बंगाल में आते हैं वो होते हैं काल बैशाखी, बॉर्दोय सिला इन आसाम, नॉर्दर्न इंडिया में लू। देन मैंगो शावर क्या है? जो केरला एंड कर्नाटका के एरिया में प्री मॉनसून शावर होते हैं, जिस मॉनसून शावर की वजह से मैंगो के फ्लावर्स खिलते हैं उनको मैंगो शावर कहा जाता है। एंड यहीं पे केरला, तमिलनाडु के एरिया में जब चेरी ब्लॉसम होते हैं या तो फिर आप बोल सकते हैं कॉफ़ी जो होता है वो खिलता है, उसके बाद जो कॉफ़ी खिलने का सीज़न होता है आफ्टर द मॉनसून जो शावर होता है उनको ब्लॉसम शावर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है काल बैशाखी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रुक्मिणी देवी अरुंडाले इज एसोसिएटेड विद, रुक्मिणी देवी अरुंडाले जो है शी इज़ अ वेरी फेमस भारतनाट्यम डांसर। तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम।
What is the maximum time gap between two sessions of state legislature? State legislature या तो फिर country के legislature के sessions के 2 sessions के बीच में maximum time gap जो हो सकता है वो है 6 months का. That means साल में at least 2 session, minimum 2 session held करना ही होगा legislature को. तो correct answer इस question का है 6 months. In 1951, first Asian Games was held in which city? First Asian Games कब held हुआ था? Then in the year 1951 हुआ था. And ये कहाँ पे held हुआ था? Then it was held in India, in New Delhi. And second time के लिए Asian Games कब India में held हुआ था? Then correct answer is 1982 में second time के लिए India में held हुआ था. And first Asian Games 1951 में हुआ था, वो भी India में ही हुआ था, in New Delhi. तो correct answer is New Delhi. What is a government budget? Government budget क्या है? Government budget जो budget है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने expected revenue and expenditure for a specific time period usually 1 year का होता है डिसाइड करते हैं, वही होता है गवर्नमेंट बजट. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट कितने रेवेन्यू दैट इज इनकम अर्न करेंगे एक साल में एंड उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंडिचर उनका होने वाला है वो पहले ही प्री डिसाइड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली 1 year. तो करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल statement of a government expenditure or expected revenue and expenditure for a specific period. Who is the author of the novel A Suitable Boy? A Suitable Boy के जो author है वो है विक्रम सेठ. तो correct answer is विक्रम सेठ. Which of the following ocean extends up to the Mediterranean Sea? कौन सा ओशन मेडिटेरेनियन सी तक एक्सटेंड करता है? देन करेक्ट आंसर आप लोग मैप में देख सकते हैं. ये देखिए अटलांटिक ओशन जो है ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से ज्वाइन होता है मेडिटेरेनियन सी तक. तो करेक्ट आंसर इज अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को कौन ज्वाइन करता है, कौन सा स्टेट? देन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. ये भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशन. What is the meaning of the term collateral in banking? कोलेट्रल का मीनिंग क्या होता है बैंकिंग में? देन कोलेट्रल इज एन एसेट प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर ए लोन. देखिए आप अगर बैंक में जाएंगे टू टेक अ लोन लेने के लिए आपको कोई एक प्रॉपर्टी का पेपर या तो फिर कुछ एज कोलेट्रल देना पड़ेगा एज सिक्योरिटी. आप जब अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स या तो फिर आप गोल्ड हो गया या तो फिर कुछ भी ऐसे फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब आप लोग को बैंक लोन देगा. तो उसी को बोला जाता है कोलेट्रल. तो करेक्ट आंसर इज कोलेट्रल इज एन एसेट प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन. Losung festival celebrated by the tribal community in Dash is usually in the time when farmers rejoice and celebrate their harvest. फार्मर्स जो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद हार्वेस्ट होता है उसको जो सेलिब्रेट करता है वो कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी किस स्टेट का लोसुंग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करता है? देन सिक्किम में ये सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल. लोसुंग फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ऑफ सिक्किम. आप लोग याद रखिए करेक्ट आंसर इज सिक्किम. Which of the following statements is true about the Great Bath of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का जो Great Bath था कहाँ पे लोकेटेड था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. देन मोहेंजोदारो में लोकेटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेट बाथ. एंड ये क्यों यूज़ किया जाता था? प्रोबेबिलिटी है अब तक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से एंड इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला है ये मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. जब भी कोई रिलीजियस काम होता था तो जाके वहाँ पे बात करने से शुद्धिकरण होता था. इस तरीके से माना जाता है अब तक के डिसाइफर्ड से. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. कहाँ पे लोकेटेड है? मोहेंजोदारो. ये भी आप लोग याद रखिए. मोहेंजोदारो अभी कहाँ पे लोकेटेड है? करेंटली पाकिस्तान में लोकेटेड है ऑफ लड़काना डिस्ट्रिक्ट. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड? फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो 2020 में हेल्ड हुआ था. 2024 का जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? देन इट वाज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसका जो मैस्कॉट था 2024 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स था वो था शिनेशिन या तो फिर शान जो स्नो लियोपर्ड है जो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं. इस बार किसने जीता? देन मेडल टैली में टॉप किया है आर्मी ने. आर्मी टीम जो था इस बार का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का विनर है. ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप लोग याद रखिए. एंड फर्स्ट टाइम के लिए हेल्ड हुआ था इन द ईयर 2020. ये देखिए ये इंडियन आर्मी ने वन किया है 2024 का 21 मेडल्स 10 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज. किसने होस्ट किया था? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. मैस्कॉट जो था शानेशिन. एंड 2025 का नेशनल गेम्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट है. 2025 का नेशनल गेम्स 38 नेशनल गेम्स जो होने वाला है कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? देन उत्तराखंड होस्ट करेगा. ये पॉइंट आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए.
According to Ministry of Commerce and Industry, which state of India is largest producer of rubber? Largest producer of rubber जो है हमारा केरला है. Around 73 to 74% of India's total production of rubber केरला करता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है केरला. ये देखिए 74% ऑफ द कंट्रीज टोटल रबर आउटपुट केरला करता है. Which of the following Indus Valley site is now located in Pakistan? कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से इंडस वैली साइट पाकिस्तान में लोकेटेड है? देन हड़प्पा इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में जो है वो हड़प्पा साइट लोकेटेड है. जिसमें से इनमें से लोथल जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड है, आलमगीरपुर कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के कौन से स्टेट में, ये आपका होमवर्क है. एंड लोथल में से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन लोथल. एंड लोथल अगर ऑप्शन में ना रहे तो सुक्टा चंदौर. कालीबंगन से इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे बैंगल्स पाए जाते थे एंड आपका प्लाव भी मिला है, प्लाव जो जुते हुए खेत वो भी मिला है. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है. एंड हड़प्पा से एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर पाया गया वो है रेड मेल टोर्सो. रेड मेल टोर्सो कहाँ पे फाइंड किया था? देन हड़प्पा. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है. एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से हड़प्पा साइट लोकेटेड है, या तो फिर इंडस वैली साइट? देन करेक्ट आंसर इज हड़प्पा. सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी इज एसोसिएटेड विथ. सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो हैं ये दोनों बहुत ही फेमस डुओ प्लेयर्स है ऑफ बैडमिंटन. इन्होंने ऑलमोस्ट 2023 के जितने मेडल्स हैं सब कुछ इन्होंने ही जीता था. आप जितने भी दोहा गोल्ड, डायमंड लीग हो, चाहे कोई भी बैडमिंटन के हो, इन दोनों का जो डुओ जाता है इनका टीम मिक्स्ड में ये लोग हमेशा जीतते ही जीतते हैं. तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसलिए आप लोग याद रखिए सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन. द क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ भारतनाट्यम बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ. भारतनाट्यम किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? देन भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड भारतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. भारतनाट्यम कहाँ पे मेंशन किया गया था? द नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि, यहाँ पे भारतनाट्यम का मेंशन था. एंड किस स्टेट का डांस फॉर्म है? देन तमिलनाडु का. तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. इन्हीं में से एक और स्टेट का जो है क्लासिकल डांस वो है सत्रिय. सत्रिय डांस किस स्टेट का है? देन सत्रिय डांस इज ऑफ आसाम. ये भी इंडिया का क्लासिकल डांस है. कर्नाटका से पूछा जाता है यक्षगान. यक्षगान इज अ फॉक डांस. राजस्थान से कलबेलिया इज अ फॉक डांस. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. Which of the following peninsular rivers of India is a west flowing river? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है नर्मदा. बाकी कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके डिपॉजिट होते हैं, तो इन सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं. ये देखिए आप लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख सकते हैं पिक्चर में. जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो जाके अरेबियन सी में डिपॉजिट होते हैं या तो फिर पोर होते हैं, वो हैं लूनी, भद्रा, शबरमती, शेत्रुंजी, नर्मदा, धाधर, तापी, वैतरना, मंडोवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, भरतपुरजा, पेरियार, पंबा. ये सब जो इम्पोर्टेंट है आप लोग याद रखिए. ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नर्मदा. जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज नर्मदा. Which articles of the Constitution of India deals with Union and its territory? Union and its territory पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. जो आर्टिकल 1 से 4 है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है. आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करता है. सिटीजनशिप 5 to 11 में मेंशनड है. आर्टिकल 12 to 35 इज़ फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड 36 to 51 जो है वो है DPSP. ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, DPSP पार्ट 4 में है एंड आर्टिकल्स ये सब आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए. इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है यूनियन एंड टेरिटरी इज मेंशनड इन आर्टिकल 1 to 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द ग्रेट इंडियन नॉवल इज़ अ सटायरिकल नॉवल बाय. द ग्रेट इंडियन नॉवल जो है ये बहुत ही फेमस नॉवल है ऑफ शशि थरूर. आप लोग याद रखिए बहुत ही फेमस राइटर है, कांग्रेस के MP है शशि थरूर. एंड इनका राइटिंग्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो करेक्ट आंसर इज शशि थरूर.
What is the systematic name of a colorless gas with a faint ethereal odor called acetylene, widely used for welding? वेल्डिंग में एक गैस यूज़ होता है जिसमें एथेरल ऑडर होता है, स्मेल होता है बहुत ही ज़्यादा कड़वा वाला, जिस गैस का कलर नहीं होता, वो कौन सा है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? सब में इथेन प्रेजेंट है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। एथेरल ऑडर वाला वेल्डिंग में यूज़ करने वाला गैस जो है वो है इथाइन, तो करेक्ट आंसर इज इथाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ नॉवल एंड इट्स राइटर। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट पेयर है नॉवल का वो है सेवन समर्स रिटन बाय मुल्कराज आनंद। बाकी अ सुइटेबल बॉय किसने लिखा था? देन विक्रम सेठ का है। द वाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडेगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका नॉवल है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेवन समर्स रिटन बाय मुल्कराज आनंद। Which of the following statements is true about Great Bath of Indus Valley Civilization? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? देन मोहनजोदारो में लोकेटेड है ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है थ्रू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस कि इट वाज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो करेक्ट आंसर इज इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ऐसा माना जाता है अब तक के डिसाइफर्स से कि मोस्ट प्रोबेबली शुद्धिकरण किया जाता था, कभी रिलीजियस जो कोई ओकेशन या तो फिर सेरेमनी होने से यहाँ पे आके बर्थ करने से शुद्धिकरण होता था ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड मोहनजोदारो करेंटली जहाँ पे ग्रेट बाथ सिचुएटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? देन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट है पंजाब पाकिस्तान जो लोकेटेड है लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो सिचुएटेड है जहाँ पे ग्रेट बाथ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए सेविंग्स अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट के कई सारे पर्पस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस जो फॉलोइंग ऑप्शंस में से है वो है अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मॉर्गेज लोन के लिए आप सेविंग्स अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा अकाउंट होता है। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेसमैन करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बिल्स के लिए भी आप लोग सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अर्निंग्स एंड ऑन डिपॉजिट अर्न करने के लिए भी आप लोग सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे ट्रांजैक्शन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मॉर्गेज लोन में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्निंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट। According to Census of India 2011, the female literacy rate was recorded as dash. According to Census of India 2011, फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में कितना है? देन 65.46% है फीमेल लिटरेसी रेट एंड अराउंड 82% है मेल लिटरेसी रेट। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। जब तक अगला सेंसस नहीं आता, ये सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर है 65.46%। Which of the following crops is most suitable for black soil? ब्लैक सॉइल के लिए मोस्ट सुइटेबल क्रॉप जो है वो है कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है ब्लैक सॉइल में। एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन ब्लैक सॉइल या तो फिर सुइटेबल है वो है व्हीट, लिनसीड, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड, राइस, शुगर कैन। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉटन। एंड इसी वजह से ब्लैक सॉइल को कभी कभार कॉटन सॉइल भी रेफर किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉटन। ये देखिए ये टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल इन इंडिया मैंने मेंशन कर दिया है। ये पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा कम्पीट IQ। आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके ये सब आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया ओस, अमन एंड बोरो टर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? ओस, अमन, बोरो ये सब जो है ये सब पैडी के टाइप्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज पैडी। पैडी के टाइप्स चावल दैट इज राइस के जो टाइप्स है, ओस राइस, अमन राइस, बोरो राइस, ये सब राइस के टाइप्स है। दैट इज करेक्ट आंसर इज पैडी। आइडेंटिफाई द इंडियन सिंगर हु सैंग द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों फर्स्ट टाइम के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने किसने गाया था, या तो फिर ये सॉन्ग किसने गाया है ए मेरे वतन के लोगों? देन लता मंगेशकर इज़ द सिंगर ऑफ द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों। ये सब आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं एग्जाम्स में। तो करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर। Which regulatory body in India is responsible for overseeing and regulating microfinance institution? माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कौन देखता है? अगर यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक दे देता तो आप लोग फंस जाते एंड ऑप्शंस रॉन्ग टिक कर सकते थे।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को हमारा रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। सब बहुत लोग सोचेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो सिडबी रेगुलेट करेगा, बट ऐसा नहीं है। आप लोग याद रखिए, करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क है। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियाज इंडिपेंडेंट इंडियाज गवर्नर? इंडियन जो थे, इंडियन वाइसरॉय जो थे, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इंडियन ओरिजिन के कौन थे इन द ईयर 1948? ये आप लोग, मैंने हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। Which of the following is the legislative organ of the union government? लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है यूनियन गवर्नमेंट का? देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का या तो फिर यूनियन गवर्नमेंट का, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जिसमें लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या तो फिर जो भी लॉ ये पास करते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी, जो एग्जीक्यूट किया है एग्जीक्यूटिव बॉडी ने आफ्टर द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, वो अच्छे से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो जुडिशरी देखता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब देखता है कि अच्छे से गवर्नमेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एंड तीनों के इक्वल पावर होते हैं, कोई किसी को सबड्यू नहीं करता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। Which of the following is a reason for obesity? Obesity जिसका मतलब है एक्सेसिव वेट गेन करना, इसका रीज़न क्या है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? आप बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपका वेट गेन होगा, देन इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन का लेक होने से वेट गेन नहीं होता है, विटामिन्स नहीं होने से भी वेट गेन या तो फिर ओबेसिटी जो डिसीज़ है वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाई कैलोरी फूड्स, बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड्स खा लेते हैं, फैट्स वाले फूड्स, तो उसमें एक्सेसिव इंटेक करने से, हद से ज़्यादा खाने से ओबेसिटी हो जाता है, दैट इज एक्सेसिव वेट गेन, जिसकी वजह से ये देखिए ये एक प्रॉब्लम है, पेट निकल आना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सेसिव इंटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड्स। Who is the renowned Kathak dancer, student of Pandit Birju Maharaj, and also served as an officer with Indian Account and Audit Services? Indian Audit and Account Services को जिसने सर्व किया है, as well as she is a Kathak dancer and also a स्टूडेंट ऑफ पंडित बिरजू महाराज। कौन है? फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सोनल मानसिंह, शी इज एसोसिएटेड विद ओडिसी डांस, भारतनाट्यम डांस एज वेल एज मोहिनीअट्टम। गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड है। पद्मा सुब्रमण्यम इसे भारतनाट्यम डांसर, जिनको 2024 में पद्म विभूषण भी दिया गया है फॉर हर भारतनाट्यम डांस। एंड इनमें से एक ही है जो कथक डांस से एसोसिएटेड है, शी इज शोभना नारायण। तो करेक्ट आंसर इज शोभना नारायण। Who moved the resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal colors in equal proportion? saffron, white and dark green in equal proportion में जो हमारा नेशनल फ्लैग करेंटली हम देखते हैं, जो झंडा है हमारा, उसका रेजोल्यूशन किसने पास किया था? देन जवाहरलाल नेहरू पास द रेजोल्यूशन दैट आवर नेशनल फ्लैग विल बी ए हॉराइजेंटल ट्राइकलर, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा ऑफ सैफरन, वाइट एंड डार्क ग्रीन कलर। एंड नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किसने किया था? देन पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जिसमें सैफरन कलर जो है वो टाइगर का, जो टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल, उसको इंडिकेट करता है, उसको शोकेस करता है हमारा करेज। वाइट जो है वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांत एंड कैम को डिस्कवर कर इंडिकेट करता है। एंड डार्क ग्रीन कलर जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट कवर है इंडिया को, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में बनता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव हेल्ड? फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव जो है ये ओडिशा में हेल्ड किया गया था, इन भुवनेश्वर, ओडिशा। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा। Who is credited with the establishment of Servants of India Society? Servants of India Society किसने एस्टेब्लिश किया था? देन ये एस्टेब्लिश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इसी में से एक होमवर्क है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब एस्टेब्लिश किया था? ईयर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है।
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो है जीवी मावलंकर, एंड हु वॉज द ओनली स्पीकर ऑफ लोकसभा टू बी इम्पीच्ड, जिसके ऊपर इम्पीचमेंट किया गया था, देन ही वॉज ऑल्सो जीवी मावलंकर। एंड करेंटली स्पीकर कौन है लोकसभा के? देन ओम बिरला है। कुछ दिनों पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एंड गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था कि हमारे डिप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं है लोकसभा में। डिप्यूटी स्पीकर को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस वजह से स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 93 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 93। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। करेंटली कौन है? ओम बिरला। फर्स्ट कौन थे? देन फर्स्ट वॉज जीवी मावलंकर। The story of my experiment with truth is the autobiography of dash. The story of my experiment with truth is the autobiography of Mahatma Gandhi. तो correct answer is Mahatma Gandhi. Who was the first music director of the फेमस फिल्म शोले रिलीज इन 1975? बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शोले फिल्म किसने रिलीज़ किया था? कब रिलीज़ हुआ था? 1975 में। किसने रिलीज़ किया था? आर.डी. बर्मन ने। इनको एक और नाम से जाना जाता है जो क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, पंचमदा। पंचमदा किसे जाना जाता है? देन पंचमदा आर.डी. बर्मन को जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। इन्होंने शोले मूवी का म्यूजिक डायरेक्ट किया था जो रिलीज़ हुआ था इन द ईयर 1975। तो करेक्ट आंसर इज आर.डी. बर्मन। The technique of classical dancing was codified by dash in about 5th century BC. Codified मतलब लिखा गया। किसने लिखा था? Technique of classical dancing. Then technique of classical dancing was written by भरत मुनि. इन्होंने एक किताब लिखा था नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र में इंडियन क्लासिकल डांस को अच्छे से कोडिफाई किया था किसने? देन करेक्ट आंसर इज भरत मुनि। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भरता। Who among the following is the author of the novel Animal Farm? Animal Farm का जो नॉवल का जो ऑथर है वो है जॉर्ज ऑरवेल। बहुत ही फेमस नॉवल है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल एनिमल फार्म। Who among the following is credited with creating a fusion dance form called high dance? High dance क्या है? High dance एक फ्यूशन डांस फॉर्म है जिसमें यूरोपियन स्टाइल को इंक्लूड किया था उदय शंकर जी ने विथ इंडियन क्लासिकल डांस, एंड दोनों यूरोपियन एंड इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल दोनों को कंबाइन करके एक फ्यूशन डांस फॉर्म क्रिएट किया जिनको हाई डांस किया जाता है। हाई डांस के एक्सपोनेंट में से उदय शंकर जी का क्वेश्चन ही एग्जाम्स में बनता है, तो आप लोग याद रखिए हाई डांस के क्रिएटर एज वेल एज हाई डांस के साथ एसोसिएटेड कौन है? देन करेक्ट आंसर विल बी उदय शंकर। According to the census of India 2011, which of the following state has the lowest population? Lowest population किस state का है according to census of India 2011? तो correct answer is सिक्किम का lowest population है। यहीं पे अगर lowest population density पूछे, then density में आपका अरुणाचल प्रदेश है, density पूछने से अरुणाचल प्रदेश एंड lowest population सिक्किम। तो correct answer इस क्वेश्चन का है सिक्किम। The Lambari dance is a folk dance form of the Dash tribe originated in Andhra Pradesh. Lambari dance कौन सा डांस ग्रुप करता है, कौन सा ट्राइबल ग्रुप करता है? देन करेक्ट आंसर इज द बंजारा ट्राइबल ग्रुप परफॉर्म्स लंबरी डांस। लंबरी डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है? देन आंध्र प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन बनता है, लंबरी डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है? फोक डांस। देन आंध्र प्रदेश कौन सा ट्राइबल ग्रुप करता है? देन बंजारा ट्राइब करते हैं परफॉर्म लंबरी डांस। In which of the following years was Child Marriage Restraint Act passed? Child Marriage Restraint Act was passed in the year 1929. 1929 में Child Marriage Restraint Act पास किया गया था जिसको रिपील कर दिया गया in the year 2006, जिस ईयर में एक बिल आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007 आया। इस बिल के अंदर या तो फिर इस एक्ट के वजह से इस एक्ट के बाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो 1929 में आया था वो पास रिपील कर दिया गया। तो ये किस ईयर में पास हुआ था? तो करेक्ट आंसर विल बी 1929. What is the main reason behind the substantial rainfall during the summer on the western coast of India? मेन रीज़न नहीं रीजन होगा। मेन रीजन कौन सा है रेनफॉल का ड्यूरिंग समर ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट में? देन इट इज़ वेस्टर्न घाट्स। तो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन 2024 में हुआ। मैं जब PDF प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन को करेक्ट करके दूंगी टेलीग्राम चैनल में। फिलहाल आप लोग 2024 देख लीजिए। 6th एडिशन 2024 में हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए कब हुआ था? देन फर्स्ट टाइम के लिए 2019 में हुआ था। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि व्हेन वाज खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट वाज हेल्ड इन द ईयर 2019। एंड 2024 में कौन सा एडिशन था? देन 6th एडिशन। ये 6th एडिशन कहाँ पे हुआ था? देन तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में जो 6th एडिशन हुआ है उसका मैस्कॉट कौन था? देन वीरा
नीलामंगे, वन ऑफ द क्वीन ऑफ तमिलनाडु। आपका होमवर्क है कि ये 6th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ तमिलनाडु में इन द ईयर 2024, इसके विनर कौन रहे हैं, इसके विनर आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी क्वेश्चन मैं ठीक करके दे दूंगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। Which condition causes bone pain, poor growth, soft and weak bones that can lead to bone deformities? Bone deformities जो बीमारी है उस बीमारी को क्या कहा जाता है? देन रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन डी के कमी से या तो फिर विटामिन डी के ज़्यादा हो जाने से या कम हो जाने से ये डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोसेस रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर इज रिकेट्स। रिकेट्स किसका बीमारी है? देन बोन्स का बीमारी है, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज़ होता है। ये देखिए इनका बोन टेढ़ा हो गया या तो फिर किसी का बोन ऐसा हो जाता है पैर हाथ, तो वो बोन डिफॉर्मिटीज़ को रिकेट्स कहा जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। In which Indian musician's name did the state of Massachusetts in the USA declare April 20th in 1984 as a day in his name? किस इंडियन म्यूजिशियन के नेम पे यूएसए ने अप्रैल 20, 1984 को डिक्लेयर किया था? देन करेक्ट आंसर इज अमजद अली खान। ही इज़ अ फेमस सरोद प्लेयर। अमजद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चंस बनता है। देन सरोद विल बी द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिए। एंड इनके नेम पे अप्रैल 20, 1984 को डिक्लेयर किया था यूएसए के स्टेट मैसाचुसेट्स ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज अमजद अली खान। एंड इनका इंस्ट्रूमेंट सरोद, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिए। Which of the following is an advantage of microfinance institutions in India? Microfinance institutions in India जो है उसका advantage क्या है? देखिए इंक्रीज रिलायबल ऑन इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज, ये एडवांटेज नहीं है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, ये भी एडवांटेज नहीं है। ये लिमिटेड देके ये इम्पैक्ट रॉन्ग कर दिया, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। रिलायंस नहीं है, रिलायंस होने से इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज दैट इज आप बस लोन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ये तो एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। मिनिमल सपोर्ट, वुमेंस को तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यहाँ पे मिनिमल लिख दिया, दैट मीन्स सपोर्ट बहुत कम करता है, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हमारे पोर है, पोर या तो फिर लो इनकम ग्रुप के पीपल हैं एंड विलेज मैंस हैं, उनको जाके लोन्स देते हैं एंड उनके बैंक अकाउंट्स खोल के उनको फाइनेंशियल या तो फिर डिजिटल इंडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करता है। दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका है एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। Which of the following statement is इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 अक्टूबर गुजरात में पोरबंदर के एक शहर में महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इन 1942 ही लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त विद द स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, ये भी करेक्ट है। ही लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1910। ही लेड दांडी मार्च इन 1930। दांडी सॉल्ट मार्च जो है जिसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, इन्होंने 1930 में स्टार्ट किया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह, क्या चंपारण सत्याग्रह 1910 में किया था? इन्होंने बैक हुआ फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड 1916 में जाके चंपारण का जो ये सत्याग्रह है उसको लीड किया था। तो ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1910 इज द इनकरेक्ट। इन विच स्टेट इज विजय स्तंभ सिचुएटेड? विजय स्तंभ राजस्थान में सिचुएटेड है। विजय स्तंभ किसने एस्टेब्लिश करवाया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। करेक्ट आंसर इज सिचुएटेड इन राजस्थान। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सभी लोग इक्वल है एंड इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को अकॉर्डिंग टू लॉ। किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन एनी बेसिस सच एज कास्ट, क्रीड, सेक्स एट्सेट्रा या तो फिर बर्थ प्लेस। ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया था इंडिया में? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? देन ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड ये रूल ऑफ लॉ दिया गया था बाय एवी डिसे। तो करेक्ट आंसर इज एवी डिसे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। The value of all final goods and services produced within the country during 1 year is known as। जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री के विदिन, विदिन मतलब डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो गुड्स एंड
वैल्यू होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है उसके फाइनल वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? देन कंट्री के विद इन, लेकिन कंट्री के बाहर हो या अंदर हो जितने पैसे कंट्री में आते हैं वो होते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बस वही वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद इन कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Which state passed a bill for the protection of advocates and becomes the first state to do so? Advocate protection bill pass करने वाला first state कौन सा है? Then Rajasthan is the correct answer. Rajasthan became the first state to protect the rights of advocates and becomes the first state to do so to pass advocate protection bill. Chaoite, Buckminster fullerene, graphene are related to which element? ये सब जो element है ये सब carbon compounds है, तो correct answer is carbon. अलरमेल वल्ली इज अ डैश डांसर। अलरमेल वल्ली जो है शी इज ए वेरी फेमस भारतनाट्यम डांसर, तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। Which of the following is an example of microfinance institution in India? Following options में से कौन microfinance institution का एक example है? ICICI बैंक एंड HDFC बैंक है जो ये सब प्राइवेट बैंक्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक कमर्शियल बैंक, ये सब प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स है। बंधन बैंक जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने सुना होगा इफ़ यू आर फ्रॉम अ विलेज रीजन कि आप लोगों के घर वाले बंधन बैंक से लोन लेते हैं। दिस आर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच बेसिकली प्रोवाइड्स लोन्स टू लोअर इनकम ग्रुप्स, तो करेक्ट आंसर इज बंधन बैंक। Which of the following is the autobiography of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड इसी में से एक होमवर्क है आपका माई कंट्री माई लाइफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। द सिरपुर श्राइन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? शिरपुर श्राइन जो है ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। What is the common name for a saturated solution of calcium hydroxide widely used as a raw material in chemical industry? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम पूछा है। देखिए स्लैक लाइम जो है उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हो गया स्लैक लाइम। एंड कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO का कॉमन नेम क्या है? इज क्विक लाइम। क्विक लाइम किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। स्लैक लाइम किसे कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैक लाइम। एंड आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हाइड्रेट किया जाता है तो वो क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्विक लाइम एंड स्लैक लाइम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्लैक लाइम। Who among the following singers is from आंध्र प्रदेश? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो आंध्र प्रदेश से है सिंगर, शी इज़ वेरी फेमस सिंगर ऑफ आंध्र प्रदेश, एस जानकी, तो करेक्ट आंसर इज एस जानकी। Who led the Congress in सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे कांग्रेस, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने लीड किया था या रिप्रेजेंट किया था? देन इट वाज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया जिस वजह से वो कॉन्फ्रेंस रिपील हो गया या तो फिर बेकार चला गया। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्ट लिया एंड उसको रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी जी ने। एंड किस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्ट लिया ये पूछा जाता है। देन करेक्ट आंसर विल बी मोहम्मद अली जिन्ना एंड BR अम्बेडकर, इन दोनों ने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, आप लोग याद रखिए। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने लीड किया था, लेड किया था या तो फिर रिप्रेजेंट किया था फ्रॉम इंडिया, देन या तो फिर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन इट वाज महात्मा गांधी। According to the census of India 2011, which state has second highest sex ratio? केरला हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो। सेकेंड हाइस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है आफ्टर केरला? देन करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु में सेकेंड हाइस्ट सेक्स रेशियो है। फर्स्ट या तो फिर हाइस्ट सेक्स रेशियो दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है वहाँ पे। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। आपका होमवर्क है तमिलनाडु का सेक्स रेशियो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। फैक्टर कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश। फैक्टर कोस्ट जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? देन करेक्ट आंसर इज फैक्टर कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट कोस्ट। इनपुट कोस्ट कहा जाता है फैक्टर कोस्ट को। फैक्टर कोस्ट क्या होता है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। दैट इज जो जिस मिट्टी में हम लोग
फैक्ट्री बनाएंगे, फिर जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, जिस पैसे से हम फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, एंड जितना हमारा वो एंटरप्राइज या तो फिर एक्सपेंडिचर में वो कितना खर्चा होगा, वो होता है फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। इसी कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। एंड इनको इनपुट करके ही हम फैक्ट्री के आउटपुट दैट इज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर रॉ मटेरियल्स में इनपुट ये सब डाल के ही हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको इनपुट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज इनपुट कॉस्ट। Which cell found in the bone marrow acts as a repair system for the body? बोन मैरो में कौन सा सेल पाया जाता है जो रिपेयर सिस्टम के जैसा काम करता है फॉर द बॉडी? देन करेक्ट आंसर इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ सेल और रिपेयर सेल, एंड इट इज फाउंड इन द बोन मैरो। कहाँ पे फाउंड किया जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है। देन बोन मैरो विल बी द करेक्ट आंसर, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टेम सेल्स। Which of the following is a famous folk dance of राजस्थान? राजस्थान का फॉलोइंग ऑप्शंस में से फेमस फोक डांस जो है वो है कलबेलिया। तो करेक्ट आंसर इज कलबेलिया। एंड कलबेलिया को स्नेक डांस भी कहा जाता है। स्नेक डांस या तो फिर स्नेक चार्मिंग डांस किसे कहा जाता है ऑफ राजस्थान? देन कलबेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी एक इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है गुलाबो सपेरा। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कलबेलिया। द डैश पोर्ट वॉज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा था, उसको ईज करने के लिए, उसको कमाने के लिए, उसका लोड कमाने के लिए कौन सा पोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था? देन कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को चाइल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। हु इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस? देन कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज कांडला पोर्ट। इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सार टेक प्लेस? बैटल ऑफ बक्सार जो है 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये आपका होमवर्क है। ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स के साइड से किसने रिप्रेजेंट किया था या तो फिर किसने लीड किया था इस बैटल ऑफ बक्सार को, एंड अपोजिट साइड में कौन कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इसी में से एक और इंपॉर्टेंट डेट है 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये दोनों बैटल्स आप लोग याद रखिए। बैटल ऑफ बक्सार से इंडिया में टोटली ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हो गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1764। Which article of the Indian Constitution mandates that the state should protect every monument or place of artistic or historic importance? ये आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करने वाला जो आर्टिकल है ये डीपीएसपी के अंडर आता है। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल्स में फॉल होते हैं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में फॉल होते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे जो मॉन्यूमेंट है या तो फिर प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है उनको प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 49। तो ये आप लोग याद रखिए। आंसर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 49। टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जयंती द डैश सेलिब्रेट्स इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब फॉल होता है? देन 2 अक्टूबर हर साल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ डे ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी, जिस दिन को गांधी जयंती भी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस स्टेट ने ऐसा डिक्लेयर किया? देन यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया। यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑन 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। In which of the following state of India is maximum extent of alluvial soil found? Maximum extent of alluvial soil जो है वो उत्तर प्रदेश में that is गंगेटिक वैली रीजन में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। कर्नाटका तो साउथ इंडिया में हो गया, तेलंगाना भी साउथ इंडिया में है, महाराष्ट्र के साइड में गंगा वैली नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश इज़ द ओनली प्लेस वेयर गंगा वैली एक्सटेंड्स, एंड इस वजह से एलुवियल सॉइल का सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। इसी में से आप पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो सॉइल कंटेंट है ऑफ इंडिया, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बेसिकली 8 टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, लेटरिट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल, सलाइन सॉइल। जिसमें से एरिड सॉइल पाया जाता है राजस्थान एरिया में। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में। एलुवियल सॉइल गंगा वैली में पाया जाता है, ये जो बिहार उत्तर प्रदेश इन सब का एरिया हो गया। देन लेटरिट सॉइल आपका पाया जाता है अराउंड केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश साइड में, ओडिशा साइड में, जिसमें से रेड एंड येलो सॉइल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेटरिट सॉइल ओडिशा साइड में पाया जाता है। एंड जो एलुवियल सॉइल एंड लेटरिट सॉइल है वो थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी पाए जाते हैं एंड थोड़े बहुत माउंटेनस सॉइल भी पाए जाते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश।
Which university won first place in third खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2024 में हुआ है उसमें फर्स्ट पोजीशन हेल्ड किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉन द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। Which of the following factors does not affect climate? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो अफेक्ट नहीं करता है क्लाइमेट को वो फैक्टर है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन से लाइन है? जो हमारे ईस्ट एंड वेस्ट को डिवाइड करते हैं, हमारे नॉर्थ से साउथ तक जो लाइंस हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं टू स्टडी द जियोग्राफी ऑफ अर्थ, वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड ये हॉराइजेंटल लाइंस होते हैं। हॉराइजेंटल लाइंस आर लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड क्यों इफेक्ट नहीं करता? क्योंकि हमारे जो विंड्स है वो बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करते हैं। इस वजह से लॉन्गिट्यूड इम्पैक्ट नहीं करता है क्लाइमेट को, रैदर लैटिट्यूड इम्पैक्ट करता है। हाइट भी इम्पैक्ट करता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइट है वहाँ पे ज़्यादा होता है विंड का फ्लो, एंड विंड तो इम्पैक्ट करता ही है क्लाइमेट को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूड। एंड ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स इन डिफरेंट ईयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो ब्लो करते हैं, एग्जाम्स में बनते हैं जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस पिक्चर को देख के अच्छे से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।